राम राम सा नमस्कार। यूपीएससी का 2024 का परिणाम आया है और उसमें 1016 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। हमारे बीच में दीपक चौधरी हैं जो जयपुर से हैं और राजस्थान के सबसे छोटे ज़िले दूदू से बड़ी सफलता इन्होंने अर्जित की है। दीपक को आईएएस बनने पर बहुत सारी बधाई शुभकामनाएं और इसके लिए हमने अभी इनको श्री राला बाबा धाम कीवाड़ा का अभिनंदन पत्र और वीर तेजाजी एक्सेलेंस अवार्ड हमारी टीम जेवीपी मीडिया की ओर से दिया है। दीपक भाई, सबसे पहले तो बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, किस तरीके का सफ़र रहा और जब सफलता का अनाउंस हुआ तो किस तरीके का रिएक्शन रहा? सर सफ़र बहुत ही अप एंड डाउन था और सफलता कल आई तो एक रिलीफ मिला कि फाइनली कुछ लिस्ट में अपन ने अचीव कर लिया। जी और 6 साल का जो मेरा प्रयास था वो लगा कि कहीं ना कहीं मेहनत रंग लाई है। बिल्कुल। कौन सी रैंक आई है और किस तरीके के प्रयास लगातार रहे आपके? सर मेरी रैंक 755वीं है ओके। और ये मेरा छठा अटैम्प्ट था और छठे अटैम्प्ट में मेरा पहला मेंस था और पहला ही इंटरव्यू था ये। और मुझे जो सर्विस अभी तक अलॉट नहीं हुई है, सर्विस 1-2 महीने में अलॉट हो जाएगी अभी। अच्छा, लगातार 5 सफलताओं में आप सिर्फ प्री क्लियर कर पाए, मेंस और इंटरव्यू तक नहीं जा पाए, जी। तो एक बहुत बड़ा पैसेंस, एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेशन आप में देखने को मिला। तो किस तरीके से इसको देखते हैं? सर मैं यही मानता हूँ कि इस एग्ज़ाम में पेशेंस और डेडिकेशन सबसे ज़्यादा है। जी। और जैसे मेरा 5 बार प्री नहीं हुआ था तो मैंने पेशेंस रखा था काफ़ी ज़्यादा और साथ निरंतर निरंतर इसकी यूपीएससी की पढ़ाई भी करता रहा मैं। तो फिर फाइनली जब मेरा सिलेक्शन हुआ मेंस में तो मैंने फिर मेंस में पूरा अपना 100% दिया और ये अचीव रैंक हासिल की। अच्छा, किस तरीके से सफलता के पीछे बैकबोन के रूप में किनको मानेंगे? क्योंकि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत जी होती है, एक आपको मेंटली सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इन सब चीज़ों को लेकर क्या कहेंगे? सर मेरी सफलता के पीछे सर मेरी माता जी हैं भोली देवी, वो हैं, और जो मेरे बड़े भैया हैं दीनदयाल चौधरी, वो हैं। मैंने अपने जो फादर हैं उनका 2000 में एक्सपायर हो गए थे, तो बचपन से ही मेरी माता जी ने जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट हमें एजुकेशन देना था, काफ़ी अच्छी जगह से एजुकेशन करवाई और पूरा का पूरा बैकअप दिया हमें। और फिर उसके बाद में जब ग्रेजुएशन के बाद में भी मैंने कॉलेज से जॉब नहीं ली थी और सीधा यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया। और जो मेरे भाई थे उन्होंने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया काफ़ी ज़्यादा और कभी भी मुझे फ़ील नहीं होने दिया कि आपके पास कोई बैकअप नहीं है। तो मेरे घर वालों का काफ़ी ज़्यादा श्रेय है इसमें। जिस तरीके से पिताजी को आपने 2000 में खो दिया एक दुर्घटना में, उसके बाद माताजी का, भाई साहब का बड़ा सानिध्य रहा और उन्होंने संघर्ष के साथ में आपको पाला। एजुकेशन का बैकग्राउंड कैसे रहा? कहाँ कहाँ पर आप पढ़े हैं शुरुआत से लेके ग्रेजुएशन तक? जी सर, मेरी प्राइमरी जो एजुकेशन थी वो दूदू से थी। उसके बाद मैं जयपुर शिफ्ट हो गया था। उसके बाद मैंने अपनी 10th और 12th जयपुर से ही करी, यहाँ सेंट एंसलम स्कूल से। उसके बाद मैंने अपनी जो कॉलेज था वो इंजीनियरिंग में करी, एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और ग्रेजुएशन के बाद से ही मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में था और साथ ही साथ मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के दौरान मास्टर्स भी कर ली थी पॉलिटिकल साइंस में। और लास्ट ईयर मेरी नेट जेआरएफ में ऑल इंडिया रैंक भी आई थी, पॉलिटिकल साइंस में 1 आई थी। अच्छा, आपका टारगेट ग्रेजुएशन के बाद से ही तय था कि मुझे सिर्फ यूपीएससी के थ्रू आईएएस ही बनना है? जी सर, ये मैंने फ़र्स्ट ईयर में ही ठान लिया था कि ग्रेजुएशन के बाद अपन को इसकी प्रिपरेशन एकदम अच्छे से करनी है। और फिर उसके बाद में मैं ग्रेजुएशन के बाद में ही हो गया था। आजकल अभिभावकों का एक प्रेशर रहता बच्चों को, वो पहली कक्षा से लेके और 12वीं कक्षा तक चाहे कोई सी भी क्लास का बच्चा हो, उसको एक जी, पूरे प्रेशराइज रखते हैं, तुझे ये बनना वो बनना। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मेरा कहना इसमें यही है कि सबसे पहले तो इसमें बच्चे की जो भी है उसकी अपन को पसंद देखनी चाहिए कि वो कहाँ जाना चाहता है, किस फील्ड में जाना चाहता है। जी। हमारी तो एडवाइस ये नहीं होनी चाहिए कि बच्चों को कैरियर एक्सप्लोर करवाएं कि ये कैरियर्स भी हैं। बाकी सारा डिपेंड करता है हमारे बच्चों के ऊपर कि वो कितना किस फील्ड में जाना चाहते हैं और किस तरीके से अचीव करना चाहते हैं। अपने छोटे भाइयों को जो इसकी प्रिपरेशन में कर रहे हैं या जो आईएएस बनने का ख्वाब स्कूली लाइफ से ही, कॉलेज लाइफ से देखते जी। हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए मेरा यही कहना है कि आप रेगुलर स्टडी कीजिए। कोई 10-12 घंटे की ज़रूरत नहीं है आपको पढ़ने की, आप रेगुलर 5-6 घंटे पढ़ेंगे वो काफ़ी है।
और जो हमारा जो एग्ज़ाम सिलेबस है उसी को ध्यान में रखते हुए पढ़ें, क्योंकि आजकल मार्केट में कहीं ज़्यादा मटेरियल हैं तो बच्चे मटेरियल में खो जाते हैं ज़्यादा पढ़ने के लिए। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं यूपीएससी के, अगर उनको ध्यान में रखते हुए पढ़ें तो सफलता एकदम निश्चित है। आजकल कोचिंग इंडस्ट्रीज़ का इतना ज़्यादा होवा हो गया है, तो कोचिंग और सेल्फ स्टडी में से आप किसको प्रायोरिटी में रखेंगे? देखो, इसका भी एक स्टूडेंट पे ही डिपेंड करता है। अगर किसी स्टूडेंट का कोई बैकअप प्लान, मतलब उसको कुछ भी उसको नहीं पता, जैसे ह्यूमैनिटीज़ पूरा बैकग्राउंड आता है इसमें, जी तो अगर वो कोचिंग की गाइडेंस ले सकता है। कोचिंग एक मार्गदर्शन दिखा देती है। जी कोचिंग के बाद भी आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। आपको स्पून फीडिंग तो कोचिंग भी नहीं करा सकती। तो सेल्फ स्टडी मैं मानता हूँ 80% है सेल्फ स्टडी, बाकी 20% कोचिंग का भी है, क्योंकि एक वो पाथ दिखा देती है कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है। लाखों विद्यार्थी बैठते हैं, हज़ारों में सिलेक्शन होते हैं। सिलेक्शन की जब लिस्ट आती है तो शादी विवाह के रिश्तों वालों की एक रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी होती है। तो क्या आपका जो वैवाहिक स्थिति है उसको लेकर के लोगों की उत्सुकता रहेगी जब पूरा इंटरव्यू देखेंगे कि यार बहुत अच्छा अफसर है, लंबा पूरा है और अच्छा लड़का है, तो संबंध किया जाना चाहिए, तो वह भी क्लेरिफिकेशन कर दें। सर अब इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। और नहीं, पहले से अगर तय है तो आगे कोई क्वेरी होगी नहीं। नहीं सर, वो तो अब जो है वो हो चुका है तय। अच्छा, अब उसमें यानी कि आपकी जो बात है वो कमिटमेंट हो चुका है, तो निश्चित रूप से उस कमिटमेंट को ये निभाएंगे। तो इसलिए ये समझ लीजिए कि अभी शादी नहीं हुई है लेकिन बात हो चुकी है, तो फिर अब उस पर है। दूसरा, जिस तरीके से लगातार एक यूपीएससी या सिविल सर्विसेज का क्रेज बढ़ रहा है, देश में प्रशासनिक अफसरों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पॉलिटिकल सिनेरियो बदलता हुआ आप देख रहे हैं, सामाजिक चीज़ों के परिवेश को बदलते हुए देख रहे हैं, तो इस पर एक सिविल सर्विस के ऑफिसर के नाते आपकी क्या राय है? मेरी राय तो यही है कि सिविल से, जैसे हमारे सिलेबस में भी होता है, हमको एकदम पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना होता है। आपने जो भी सिविल सर्विसेज वैल्यूज़ है आप उन पे काम करिए, और ना कि ज़्यादा आपका कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन होना चाहिए। जो आपकी वैल्यूज़ हैं, जैसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है, तो उन्होंने जो जो वैल्यूज़ दी थी उस टाइम पे बताई गई थी, तो अगर उसी वैल्यूज़ पे हम चलें तो एक सफल सिविल सर्वेंट हम बन सकते हैं। जीवन में कुछ ऐसा सपना आपने पाला है कि मैं जब अफसर बनूंगा तो कुछ इस तरीके का करूंगा जो सबसे यूनिक होगा, या मेरे कुछ क्रिएटिविटी या कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे? इनोवेटिव तो नहीं कहूँगा सर, लेकिन यही है कि जो मैंने शुरुआती दौर में जो भी मिस्टेक्स करी, तो मैं आने वाले बच्चे जो भी होते हैं तो उनको बताता हूँ कि आप ये मत कीजिए, क्योंकि ये मैं इस रास्ते से गुजरा हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ यहाँ आपको ये फेलियर्स मिलेंगे। तो मेरा यही है कि एक इनोवेटिव तरीके से पढ़ाना उन बच्चों को, और जल्दी से जल्दी वो एक 1-1.5 साल में अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि इसमें 1-1.5 साल की प्रिपरेशन नेसेसरी है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कर ले और एक अच्छे तरीके से गाइडेंस से कर ले, तो मेरा तो मतलब मैं आगे आने वाले बच्चों को यही देना चाहूँगा। बिल्कुल। तो ये थे हमारे बीच में दीपक चौधरी, जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से अपनी बात रखी है और साथ ही जो 6 वर्षों का संघर्ष है उसको दर्शाया है, और उसके साथ धैर्य, समर्पण और जो दृढ़ इच्छा शक्ति उसको मजबूत बनाए रखा है। आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए दीपक जैसे सफलतम लोगों से अच्छी शिक्षा और प्रेरणा ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।